जय गुरु जी संगत जी। मैं दिलप्रीत, ये मेरे अंकल जसमीत। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने हमें पहली बार मौका दिया हम दोनों को सत्संग शेयर करने के लिए। वैसे तो हमें पता नहीं होता मैं कब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरु जी का हमें पता नहीं होता कि गुरु जी ने कब जोड़ना है। तो गुरु जी की कोई डेट नहीं होती कि हमें गुरु जी कब अपने साथ जोड़ते हैं। बट वैसे जो डेट है वो मैं बता रही हूँ 2009 एंड 31 दिसंबर में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैं न्यू ईयर में वहाँ पे मैंने सेलिब्रेट किया था अपना। और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। गुरु जी की ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ दी है, ब्लेसिंग्स दी हैं। कभी से ओम दर्शन देते हैं चपाती में, और कभी मेरे को मून में गुरु जी नज़र आते हैं, साईं बाबा नज़र आते हैं, गुरु नानक जी नज़र आते हैं। गुरु जी की फ्रेगरेंस आना बहुत ज़्यादा होता है। चाय प्रसाद में जब पत्ती लेयर आती है, उसके ऊपर मलाई की लेयर आती है, उसमें गुरु ओम बना आता है। गुरु जी ने मेरे को न्यू लाइफ बहुत बार दी है। मैं एक बार मेरे फादर मैं मदर कहीं बंगला साहब से गुरुद्वारे से हम अपना घर की ओर जा रहे थे। तो मेरे पापा थोड़े टेंशन में थे। तो हमारा एक वहाँ पे दिल्ली में एक कैंट एरिया है, वहाँ पे एक 25 मिलिट्री टाउन का ट्रक खड़ा था। उसके पीछे स्टेयर्स थी और हमारी फोर्ड आइकन थी। तो थोड़ा हमारा कार स्पीड में था और कोई वहाँ पे आके रेड कपड़ा भी नहीं लगा हुआ था कि थोड़ा ट्रक ख़राब था। और 3 लड़के खड़े थे मिलिट्री वाले, वो बाइक से भी थोड़ा साइड ही हटे थे। कोई इंडिकेशन नहीं था कि कुछ खराबी की निशानी होती है। और पापा टेंशन में थे, तो स्पीड हमारी काफ़ी तेज़ थी कार की, तो ब्रेक लग नहीं पाई एकदम। वो ट्रक के नीचे स्टेयर्स थी तो साइड में बैक साइड पे, और हमारी बोनेट का हिस्से लग गया था। अगर स्टेयर्स ना होती तो हमारी कार बिल्कुल अंदर चली जाती। शीशा लगा हुआ था आगे का फ्रंट मिरर, वो पूरा कैंकर हो गया। मैं पीछे बैठी थी पापा में, और सिलेंडर भी लगा था, वो भी फट सकता था, नहीं फटा। कोई आगे नहीं खड़ा था। गुरुजी ने कैसे बचा लिया हमें। और उससे एक दिन पहले हम मंदिर गए थे, गुरुजी के बड़े मंदिर। तो वहाँ पे जब हम रात को बाहर निकल रहे थे, एक अंकल ने, सेवादार ने हमें कार पार्किंग में गुरुजी के स्वरूप दिया था, ऐसे गोल में था। उन्होंने बोला कि मेरे फादर को कि अंकल ये लगा लो। तो मेरे पापा कहते हैं कि मैं कल कार पहुँच के लगा लूँगा। पर जैसे गुरुजी का हुक्म होता है ना कि उनको हमें नहीं पता होता कि हमें क्या सही है क्या नहीं सही। तो गुरुजी ने तब लगवाना था तो लगवा लिया। उन्होंने बोला नहीं अंकल अभी अगर बोला तो वहीं लगा लो, गुरुजी के यहाँ खड़े हो, पवित्र स्थान है। तो मेरा भाई ने उसी टाइम वहाँ से पहुँचा और गुरुजी का स्वरूप लगा लिया अपने ड्राइविंग सीट के बगल में, ड्राइविंग के ऊपर ही। तो जब वो कैंकर हुआ जब मारा था, तो वो गुरुजी का स्वरूप पापा के यहाँ पर आके गिरा चेस्ट पे। कुछ भी हो सकता है, चेस्ट पे भी लग सकता था, बोले स्टीयरिंग जो था सिर्फ लग सकता था, कैंकर मम्मा पापा के पूरे इधर लग सकता था, मतलब कुछ भी नहीं। उन्होंने गुरुजी ने खरोच आने दिया हमें। गुरुजी ने कैसे कैसे बचाना होता है हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे एक बार हमें बचाया, मम्मा पापा मेरे को न्यू लाइफ दी। एक बार मैं और मेरी सिस्टर न्यू एक्टिवा सीख रहे थे हम, तो हम जा रहे थे, तभी हम बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे थे। जैसे कहते हैं सब देवी देवताओं एक ही होता है, रब एक ही है, चाहे उधर को मानो चाहे इधर को मानो, रब तो एक ही है। तो वैसे बंगला साहब जा रहे थे, तो ऐसे ही हम कहते हैं कि पापा मैं ड्राइव करूँगी। उस टाइम एक जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी मेट्रो की, तो वहाँ पर उन्होंने खोदा हुआ था। तो पापा अंदर वाली साइड से मैं इशारा किया तो उधर को आ जाओ, मेरे को पता नहीं चला, मैं सुन नहीं पाई बात सुनना। मेरे फादर, मेरी मदर एंड मेरे छोटा ब्रदर वो बाइक में थे, मेरा भाई भी बहुत छोटा था तो बाइक में थे, और मैं और मेरी सिस्टर एक्टिवा में थे। मेरी सिस्टर मेरे से पीछे बैठी थी और हम दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था। गुरुजी ने कैसे बचा लिया हमने। एक जब डिवाइडर आया, डिवाइडर के आगे बहुत बड़ा बोर्ड था लोहे का, वो भी लग सकता था, पर गुरुजी ने बचा लिया। टायर वाइट जो थी, पूरे स्टीयरिंग जो था वो टूट गया, आगे की लाइट ख़राब हो गई, एक्टिवा की टायर पंचर हो गया। हम गिरे बहुत जोर से, मैं और मेरी सिस्टर राइट साइड को एकदम, हमें पता नहीं चला, थोड़ा कंफ्यूज हो गई, और मेरी तरफ से रेस भी लग गई और स्पीड भी नहीं रुक पाई, तो स्लिप हो गया स्कूटर। तो गुरुजी ने कैसे कैसे बचाना होता है, क्योंकि हम गुरुजी के द्वार जा रहे थे, मतलब रब के द्वार जा रहे थे। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ दी। मैं जिसमें डरती थी कि रोड क्रॉस करने में जब रेड लाइट नहीं होती तो मेन जो आता है चौराहा, उसमें रोड क्रॉस करनी हो, रेड लाइट ना हो तो कैसे तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। तो मैं बोलती थी
कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को हेल्प करो, मेरे साथ कोई और नहीं होता, मैं किस तरह रोड क्रॉस करूँ। मुझे डर था, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, पर गुरुजी ने पता नहीं कैसे, कोई गुरुजी की कार तब आ जाती थी तो मैं उसी के पीछे पीछे जाके इस तरह रोड क्रॉस कर लेती थी। मुझे मतलब गुरुजी ने धीरे धीरे मेरा डर भगाना। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मेरी मैरिज का देखने लग गए। मेरी मम्मा मुझे समझाती थी, क्योंकि हम जो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सब कहते थे कि नहीं, हर कोई नहीं होता कि सिख फैमिली वाले लोग की अपना गुरुद्वारे के अलावा, गुरु साहब जी किसी के अलावा हम कोई मानते हो। तो ऐसे करते करते मेरे मम्मा मुझे समझाते हैं कि बेटा कभी अपनी जिद नहीं करनी, क्योंकि गुरु जी ने बुलवाना, किसको बुलवाना है किसको नहीं बुलवाना वो हमें नहीं पता होता। तो गुरु जी ने, मैं यही अरदास करती थी, गुरु जी काश जो मेरी फैमिली इन लॉज मेरे हों, वो मुझे कभी, मैं उनको मानने जब आपको सही लगे, आपके साथ जब अटैच हों तो ठीक है, बट मुझे कभी मना ना करें कि तू इन गुरु को मत मान या तो गुरु जी के मंदिर मत जा। मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी। गुरु जी कहते थे फोर्स नहीं किसी से किया जा सकता, सिर्फ बात कर सकते हो, मानना ना मानना उनके हाथ में, बुलवाना ना बुलवाना उनके हाथ में। तो अब मैं आपको अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जब मेरी मैरिज हुई 2019 22 जुलाई, मेरी मैरिज हुई थी कानपुर में, मेरे हस्बैंड कानपुर से हैं। तो मैं आज आपको अपना सत्संग शेयर करेंगे कि हम कैसे मेरे हस्बैंड गुरुजी के साथ इन्वॉल्व हुए। तो मेरा जब 2019 मैंने आपको बताया मेरी मैरिज हुई थी, तो कुछ टाइम बाद मेरा थोड़ा मंथली प्रॉब्लम चल रहा था, काफ़ी मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी। तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि हम एक बार डॉक्टर से, गायनी डॉक्टर से बात करते हैं, चेकअप करवाते हैं कि क्यों तेरे को इतना तकलीफ़ में रह रही है। तो ऐसे करते करते हमने चेकअप करवाया। जो इनकी डॉक्टर है, जो वो इनकी क्लासमेट थी, वो इनकी क्लासमेट थी, जो इनकी शुरू से इनकी सीनियर थी, इकट्ठे आपस में स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। जिन डॉक्टर से हमने चेकअप स्टार्ट कराया इनका, वो उनके साथ हम सेम स्कूल में मैं पढ़ाता था, तो उन्होंने इनका पूरा फिर प्रॉपर चेकअप करके सब टेस्ट वगैरह कराए। तो हमें पता लगा कि इनके एक सिस्ट है अंदर, ओवरी सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट हैं दोनों, लेफ्ट राइट ओवरीज में। तो वो सिस्ट की वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम और पेन सहना पड़ रहा है एवरी मंथ। तो उन्होंने फिर हमें सजेस्ट किया कि एक बार इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो सिस्ट हमें निकालनी पड़ेगी बाहर। तो जब इनका हमने फिर अक्टूबर में ऑपरेशन कराया उन डॉक्टर से पूरा कंसल्ट करके, तो फर्स्ट सर्जरी जब हुई ऑपरेशन में, इनका एक साइड की सिस्ट तो उन्होंने निकाल दी थी, बट एक साइड में सिस्ट अंदर ही पंचर करनी पड़ी थी, वो बच्चेदानी के साथ चिपकी हुई थी, तो वो निकाल नहीं सकते थे डॉक्टर। तो ऐसे उन्होंने ऑपरेशन अक्टूबर में करके फिर इनको मेडिसिन इनकी स्टार्ट करी, ताकि आगे इनको जब बेबी कंसीव करना है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। होमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था इनको। होमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काफ़ी डॉक्टर ने मेडिसिन और इनके डाइट में चेंजेस लाए। तो ऑपरेशन के बाद भी वो सिस्ट पूरी तरह गई नहीं थी, तो इनको प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो हमने मेडिसिन कंटिन्यू रखी और काफ़ी दोबारा फिर टेस्ट होते रहे। उसके बाद फिर इनका अंदर एक छोटा मास और बन जाता था सिस्ट के साथ, पॉलिप, वो रिमूव करती थी डॉक्टर हर महीने या 2 महीने में एक बार, वो रिमूव हुआ पॉलिप। उसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। जो मेडिसिन के बेसिस पे बेबी नहीं कंसीव हो रहा था इनको। फिर एक टाइम पे हमारी डॉक्टर ने बोला कि चांसेस कम लग रहे हैं, ये सिस्ट की वजह से, पॉलिप की वजह से हो सकता है इनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, तो आप IVF के लिए ट्राई करो इसके बाद। फिर हमने डॉक्टर से बोला कि IVF तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, हम कोशिश करेंगे, बट तो इनका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ कि 2019 अक्टूबर में ऑपरेशन, फिर 2020 पूरा साल हम ट्रीटमेंट करवाते रहे। हम कोशिश कर रहे थे कि इनको बेबी कंसीव हो जाए, और लेकिन वो सिस्ट और पॉलिप की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी। हमने IUI ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो फिर इन दी एंड डॉक्टर ने कहा कि आप IVF के लिए ट्राई करो अभी। लेकिन हम IVF के लिए पूरी तरह रेडी नहीं थे, क्योंकि वो काफ़ी
महंगा प्रोसीजर है और उसमें हम 100% श्योरिटी नहीं मान सकते थे कि इनको कंसीव होगा आईवीएफ के पहले प्रोसीजर से भी। लेकिन हमने फिर इन द मिडल उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन पे इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। होम्योपैथिक से इनको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ, इनका सिस्ट का साइज़ भी कम हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ और पेन भी कम हुआ। करते करते 2020 में जब अभी कोविड नहीं आया था उससे पहले मेरे को एक जॉब का ऑप्शन मिला जो कि आउट ऑफ इंडिया ईस्ट अफ्रीका में कंट्री रवांडा। मुझे वहाँ जाना था अपनी जॉब के पर्पज़ के लिए। लेकिन अभी इनिशियली कंपनी सिर्फ मेरे को अकेले भेज रही थी और तब हमारी मैरिज को कुछ मंथ्स ही हुए थे, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। तो हम दोनों के मन में यही था कि हम अलग कैसे रहेंगे, अभी एकदम इनिशियल फेज़ है। तो मैं और मेरी आंटी दिलप्रीत, इनका तो बिल्कुल ही मन नहीं था कि मैं अकेले जाऊं। तो अब जैसे कि ये गुरुजी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, इनके आने के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। तो उस दौरान तब तक मैं गुरुजी को देखता था, उनको सुनता था, उनके कुछ सत्संग इनके साथ में सुनता था। मैं इनको लेकिन बताती रहती थी कि मतलब कैसे कैसे मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, कभी चपाती में कभी मून में। बट इन्होंने कभी मुझे वो नहीं कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब इग्नोर भी नहीं मारा, सुनते थे मेरी मैं बात सुनता को। था, मैंने कभी मना भी नहीं किया कि आप मत मतलब फॉलो कोई तरह करो या यस कुछ। भी नहीं ना भी नहीं करा। और तब तक मैं पूरी तरह से नहीं जुड़ा था गुरुजी के साथ। मैं सिर्फ सब चीज़ें देखता था, सुनता था, उनके भजन स्वरूप को गुरुजी के देखता था, इनके साथ मैं माथा भी टेकता था। और इन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया था कि हम अगर जाएंगे बाहर तो दोनों एक साथ ही जाएंगे, मैंने इनसे अकेले नहीं परमिशन जाने ली, देंगे। मैंने इनसे परमिशन ली अपने हस्बैंड से, क्योंकि जो सिख फैमिली में थे गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं गुरु जी का स्वरूप अपने घर में, जहाँ पे मैंने साइड कॉर्नर में स्टैंड पे अपना गुरु जी को रखा था, छोटा सा गुरु जी का स्वरूप। तो इन्होंने मुझे कहा हाँ तू रख सकती है, कोई मना नहीं है। तो मैंने वो रखा और हम सुबह रोज़ अपना जल प्रसाद रखना, मैं नहा धो के रोज़ जल प्रसाद रखती थी। और फिर उसके बाद अपना जब ये शाम को घर आते थे ऑफिस से, तो अपना हमने जपजी साहब का पाठ करना, चौपाई साहब का पाठ करना एंड फिर मंत्र जाप करना हम दोनों ने। और रात को डिनर करने के बाद हम दोनों ने वो अपना अमृत पी लेना और हमने गुरु जी से आगे यही अरदास करनी, हे वाहिगुरु जी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी ताला। गुरु जी आपसे यही अरदास करते हैं कि जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे वरना नहीं जाएंगे बस। फिर 2020 में पहले मेरी उस कंपनी में बात हुई कि हाँ अभी 6 महीने के लिए आप अकेले आओगे, उसके बाद वाइफ को बुला सकोगे। लेकिन उसी दौरान मार्च में फिर कोविड आ गया। तो कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन लग गया सब जगह। तो फिर उस कंपनी ने अभी पोस्टपोन कर दिया मेरी ज्वाइनिंग को। उन्होंने बोला कि अभी इस साल अब तो मुश्किल है, कोविड की वजह से अभी कुछ भी नई हायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही कंपनीज़ में। तो फिर हमें लगा कि चलो मतलब मैं तब तो यही सोचा चलो वाहिगुरु जी का जो हुक्म है वही आगे होगा आगे। तो तो मैंने इनको शुक्राना लगा, किया गुरु जी का इन्होंने कि कि हम चलो अकेले नहीं जाना है इनको, अगर इस बार नहीं जा पा रहे लेकिन अगर आगे कभी मौका लगे तो हम एक साथ ही जाएं। मेरी यही अरदास थी गुरु जी से कि जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। गुरु जी प्लीज़ हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। कोई इतनी बड़ी सिचुएशन में नहीं थी कि नहीं मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, पर जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। फिर एक ही मानना था। कोविड का जो पहला वेव जब फिनिश हुआ मार्च 2021 में, फिर से दोबारा मेरी बात शुरू हुई उस कंपनी में जो कि रवांडा में थी। फरवरी के एंड में स्टार्ट हो फरवरी गई एंड में स्टार्ट हुई बात, फिर रवांडा जाने की बात फिर शुरू हुई हमारी। और उस टाइम कंपनी वालों ने ओके कर दिया था कि आप और आपकी वाइफ दोनों एक साथ ही आओगे। तो फिर मैंने इनको बोला चलो जय गुरु जी, अब तो जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। अब तो गुरु जी ने बस इकट्ठे भेज ही देना है। तब फिर हमने पूरी तैयारी करी, मेरा इंटरव्यू सब क्लियर हो गया उस कंपनी के लिए। तो उस दौरान इनकी मेडिसिन चल रही थी, ट्रीटमेंट होम्योपैथिक चल रहा था जब हमने जाना था। तो हम इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन लेके ही गए थे बाहर अपना, जब हम निकले थे इंडिया से। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि अभी जाना है तो इतने टाइम वहाँ रहना है, तो कुछ टाइम अपनी मदर के घर हुआ। तो मैं अपनी मम्मा के घर, मेरा दिल्ली में है जनकपुरी में, वहाँ पे गई।
तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं कब से गुरुजी के साथ जुड़े हुई थी, पर मैं मामा घर में बात करती थी कि गुरुजी का सत्संग कराना है। पर कहते हैं ना, गुरुजी के आगे के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी का हुक्म नहीं था कि अभी हम सत्संग कराएं अपने घर पर, तो हमने आज तक कभी सत्संग नहीं कराया। तो ऐसे करते करते जब मैंने बताया कि मैं जब मार्च में गई कुछ टाइम के लिए कि मिलने आती हूँ मेरी मामा पास से, अपनी फैमिली से, दादी हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, उनसे मिलने आती हूँ। तो वहाँ पे गई तो एक सत्संग मम्मा ने कहा चला अटेंड करते हैं, किसी के घर गए, सत्संग अटेंड किया। घर आई तो मैंने ऐसे ही पापा से बात करी अपने कि क्या मुझे सत्संग कराना है, प्लीज़ सत्संग करा लें। मेरी मैरिज भी हो गई, मेरी सिस्टर की मैरिज भी हो गई थी, तो प्लीज़ सत्संग करा लें। नहीं करा पाए थे, सिस्टर के मैरिज पे भी बहुत मन था, तो नहीं हो पाया सत्संग करते करते। जब पापा ने एकदम बोला कि चल ठीक है तू करा ले, तेरा मन है तो हमने फटाफट अगले दिन तैयारी करी सत्संग कराने की। मैंने उनको फ़ोन पे बताया कि मैं ऐसे घर पे सत्संग करा रही हूँ। उन्होंने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है, मतलब तभी बहुत इन्वॉल्व नहीं थे जैसे मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा ठीक है ओके, तो करवा लें, कोई बात नहीं, घर पे कराएंगे। मैं कहा जी, बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे से बताया। नहीं, इतनी गुरुजी की संगत है और कोई नहीं है, इस तरह करते हैं, ऐसे से करते हैं। तब इनको सब चीज़ें बताई मैंने, इनको फ़ोटोज़ भेजी क्लिक करके। तो ऐसे ही हमारा गुरुजी का सत्संग था। तब बहुत अच्छा लगा कि देखो कब से जुड़ रहे थे, कब करवाना था और कब हुक्म हुआ। ऐसे करते सूर्य का सत्संग करा लिया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी देखो अब हम जा रहे हैं बाहर, सब कुछ अच्छे से हो, इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत अच्छे से हो जाए। तो ऐसे ही करते करते अपना हम बीच में फिर से लॉकडाउन लग रहा था, तो मैं तुरंत वापस गई अपने हस्बैंड के पास, इन्होंने टिकट कराई, मैं फिर से कानपुर आई और पैकिंग थोड़ी बहुत ही कर रही थी, क्योंकि कंपनी वालों ने बोला था कि जैसी फ्लाइट्स का खुलेगा हम आपको आपकी फ्लाइट्स की टिकट करा देंगे और आपको आना है तो आप तैयारी शुरू कर दो। तो उसके बाद धीरे धीरे हम येलो फीवर हमारा लगना था, येलो फीवर के लिए मैं आना जाना था, प्रिपरेशन कर रहे थे बाहर जाने की। फिर तो उस दौरान फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर रहे थे। येलो फीवर इंजेक्शन लगवाना था, उसके लिए हमें फिर दिल्ली आना था। हम बाय रोड अपनी कार से हम दोनों अकेले फिर दिल्ली आए थे। तब कोविड भी चल रहा था, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे पास। जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको हम शो करते हुए दिल्ली पहुँचे। फिर हम बस एक नाइट की दिल्ली रुके थे, उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी वापसी, फिर हम येलो फीवर लगवा के इंजेक्शन वापस कानपुर आ गए। हमारी प्रिपरेशंस चल रही थी, इनकी मेडिसिन भी चल रही थी। हम यही सोच के मेडिसिन ये खा ही रही थी, तो हमें लग रहा था कि हो कहीं वहाँ प्रॉब्लम ना हो इनकी तबीयत में। लेकिन गुरुजी ने हमको वहाँ एक बार भेजना था, वो हम पहुँच गए थे रवांडा। वहाँ इनका अपना ट्रीटमेंट जो मेडिसिन थी होम्योपैथिक वो ये खाई रही थी रेगुलर। तो ऐसे उस टाइम तो आराम था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जब तक मेडिसिन थी हमारे पास। और मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी वहाँ रवांडा में। वहाँ भी कुछ दिन लॉकडाउन लगा। हमें एक कंपनी ने एक फ्लैट दिया था पहले रुकने के लिए। हम 3 जुलाई को गए, 3 जुलाई 2021 को हम पहुँच गए थे रवांडा। तो पहले वहाँ 1 वीक का हमारा लॉकडाउन वहाँ लगा हुआ था, तो 1 वीक एक होटल में हमें पहले स्टे करना था पॉलिसी के हिसाब से, कोविड पॉलिसीज़ के हिसाब से हमें। उसके बाद फिर उन्होंने अगले दूसरे फ्लैट में शिफ्ट किया था 7 डेज़ के बाद, हमारे कोविड टेस्ट होने के बाद, सब क्लियर होने के बाद। फिर हम जब फ्लैट में रुकने लगे तो अभी उस टाइम भी वहाँ उस कंट्री में लॉकडाउन चल ही रहा था। लॉकडाउन फिर से लग गया और मुझे फिर वर्क फ्रॉम होम ही करना था कुछ दिन वहाँ पे। तो उस फेज़ में वहाँ रवांडा पहुँचने के बाद जो उन दिनों का फेज़ था, उन दिनों में ही मैं गुरुजी के साथ पूरी तरह कनेक्ट हो गया। मैं रोज सुबह उठ के अपना गुरुजी के भजन लगाना, गुरुजी के सत्संग सुनते रहते थे हम। तो मैं यूट्यूब पे, वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन था, टीवी में यूट्यूब में हम सत्संग लगा के सुनते रहते थे काफ़ी टाइम। जितना भी मेरे टाइम अपने मेरे वर्किंग आवर्स के बाद जो टाइम बचता था शाम को, हमने सत्संग लगा लेना। हम दोनों ने मेरे अंकल और मैंने पूरा टाइम जितना भी लॉकडाउन का था, हमने 1 महीना फुल सत्संग में ही अटेंड कराया। अपना सत्संग सुनना, भजन सुनना। गुरुजी ने तब मेरे अंकल को इतना अपने साथ जोड़ लिया था, कनेक्शन कर लिया था। अब वही बात है कि जोड़ कब से भी पहले से कभी भी जोड़ लिया होगा, लेकिन पूरी तरह से जो कनेक्शन मेरा बना वो तब जाके बना जुलाई 2021 में रवांडा पहुँच के। गुरुजी ने उससे पहले भी कई साइंस मुझे भी दे दिए थे कि गुरुजी हैं जो सब चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं हमारी लाइफ में। तो धीरे धीरे विश्वास पूरी तरह बनता जा रहा था। और उस दौरान जब मैंने इनके साथ अपनी आंटी दिलप्रीत के साथ बैठ के सत्संग सुने, बहुत सत्संग सुने, तो समझ आ गया कि हाँ सच में गुरुजी
की ब्लेसिंग्स हमारे पास आती जा रही हैं, तब मेरा भी पूरी तरह 100% कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया। तो कहते हैं ना कि सरेंडर कर दो, मैंने भी सरेंडर कर दिया गुरुजी के पास अपने आप को पूरी तरह। उसके बाद हमारा वहाँ पे बाहर हम ईस्ट अफ्रीका में रहे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरा किया। मतलब सेकेंड एनिवर्सरी थी तब हमारी 22 जुलाई को 21 में, तब भी लॉकडाउन में ही अपनी एनिवर्सरी अपने वहाँ पे सेलिब्रेट किया था घर पर ही। इस तरह करते करते मेरा काफ़ी टाइम चलता रहा, और जब भी इनका वर्किंग जब खुल गए थे, अपना ओपन हो गया था, लॉकडाउन क्लोज हो चुका था, तब हम दोनों ने जब ना सुबह उठना, दोपहर को लंच करने आना इन्होंने 1 घंटे के लिए, एंड रात शाम को 5 बजे तक इनका ऑफिस होता था, तब इन्होंने घर आना। तो मतलब हमारे सत्संग ही चल रहे होते थे, गुरुजी के भजन चल रहे होते थे, रात को डिनर कर रहे तो हम गुरुजी के सत्संग सुन रहे होते थे। तो हमारे फैमिली में मतलब थे अपने इनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे बाहर बैठ के भी। इस तरह करते करते गुरुजी ने इतने समय साथ जोड़ लिया करते करते, और फिर मेरी 22 में मेरी थोड़ी हेल्थ, 22 में ना 22 में मेरी थोड़ी हेल्थ खराब होना शुरू हो गई थी इन फरवरी में। तो जनवरी फरवरी 2022 में हम वहीं पे थे रवांडा में, तो इनकी हेल्थ में कुछ ज़्यादा इश्यूज आने लग गए हमारे पास। इनकी तब होम्योपैथिक मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी, वो इंडिया से हमने मंगवाई थी। मेरे एक बॉस इंडिया के कानपुर के रहने वाले थे, तो वो वहाँ केन्या में रहते थे, वहाँ तक केन्या तक मेडिसिन हमने मंगवाई, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लग गया, और तब तक इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी वहाँ। और वहाँ उस कंट्री में ज़्यादा मेडिकल अच्छा भी नहीं था, डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं थे कि हम पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पाते। तो फिर धीरे धीरे, हालांकि कुछ टाइम मार्च तक हमारे पास मेडिसिन भी आ गई, लेकिन कंडीशन काफ़ी तब तक इनकी सुधर नहीं पा रही थी। फरवरी के फेब के एंड में मैंने अपना एक बार छोटा ऑपरेशन भी कराया था। वहाँ पे हमने छोटी सर्जरी भी कराई उसी ट्रीटमेंट को लेके, बट वो पूरी तरह सही नहीं हो पाई थी, तो इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई थी काफ़ी। होमोग्लोबिन फिर डाउन हो गया था इनका वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप जब भी इंडिया जाओ तो इंडिया जाके इनका ट्रीटमेंट कराओ, यहाँ पे पूरी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और वहाँ पे कुछ इंडियंस थे, उन्होंने मतलब बोला हमें कि यहाँ पे रिस्क है, तो आप यहाँ पे हाथ मत लगवाना, डॉक्टर से कुछ डरा दिया जैसे कि यहाँ पे रिस्क है, आप मत लगवाना हाथ। तो जाके अपनी फैमिली का होना भी जरूरी है, तो आप इंडिया जाके करना। और हम दोनों अकेले थे, अगर ऑपरेशन भी कराना तो फिर पूरा मतलब ध्यान रखना, केयर करना होना चाहिए था। मेरी हीमोग्लोबिन कम था, मैं काफ़ी वीक हो चुकी थी, तो ऐसे किसी ने डरा दिया। मेरी डॉक्टर जो गायनी थी यहाँ पे कानपुर में, उन्होंने बोला कि आप अपना एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ, उसमें पता चला कि मेरा फाइब्रोइड हो गया। तो मैं और ज़्यादा घबरा गई, मेरे हस्बैंड और मैं, तो किस तरह करेंगे, फाइब्रोइड है, अब मैं क्या करूँ, नहीं कुछ समझ आ रहा था। तो ऐसे डरते डरते कुछ एक जगह आया फाइब्रोइड है, तो एक जगह रिपोर्ट में आ रहा था कि फाइब्रोइड नहीं है, सिस्ट है। एक जगह पॉलिप आ रहा है, जो पॉलिप था वो बड़ा मास्क था, उसका फाइब्रोइड बन जाता है। तो मेरी गायनी डॉक्टर कह रही है कि बहुत रिस्क होता है, तो तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा अपना यहाँ पर इंडिया, तो तुम्हें ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो अभी हम रेडी नहीं थे। मैंने अपनी पुरानी गुरुजी की संगत में एक आंटी है, उनसे मैंने बात करी, मैं क्या करूँ, ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और मैं समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ। उन्होंने बोला कि तुम जल प्रसाद पियो और गुरुजी की अरदास करो, सत्संग सुनो, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनाने वाला और सुनने वाला, उसके दोनों के कल्याण होते हैं। तो गुरुजी ने हमें बहुत जैसे ब्लेसिंग्स देनी थी, हम दोनों ने सत्संग में और अटैच हो गए। मेरे कोई 2 अंकल थे गुरुजी के सत्संग के, पुरानी संगत के अंकल हैं। मैंने उन दोनों अंकलों का नंबर था, उनसे बात करी कि मेरे को प्लीज़ गुरुजी के किसी ग्रुप में ज्वाइन करा दो, मैं भी सत्संग सुन सकूं। तो वो लाइव सत्संग आते थे जूम पे, तो लिंक अंकल मुझे शेयर कर देते थे, मैं वो सत्संग सुनना, मेरे हस्बैंड और मैंने, तो हमारा पूरा दिन रात सत्संग सुनते रहना। इस तरह करते 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 मैंने ट्रीटमेंट कराया, उसमें से मेरा सिर्फ 10% रिमूव हुआ, बाकी नहीं रिमूव हुआ है, मास्क वहीं का वहीं चिपका रह गया। तो वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसे करते करते हम बहुत प्रॉब्लम में रहे, काफ़ी हेल्थ तक मेरी ख़राब हो चुकी थी। फिर ऐसे ही मार्च में कुछ मेडिसिन, जैसे इन्होंने बताया, मेरे अंकल ने मेडिसिन आ गई थी मार्च में, बट वो भी पूरी तरह नहीं आ पाई थी, कुछ रह गई थी। शायद गुरुजी की क्या मर्जी थी, हम नहीं सोच सकते। ऐसे करते करते मैंने सिर्फ सत्संग सुनना करना,
तो मैं वहाँ पे जब ना सुनती थी, मैं इनको बोलती थी देखो नॉर्मल जैसे डेज चल रहे थे, मेरा कंसीव भी नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम भी बहुत रह रही थी। तो उन्होंने एक ही बात करनी कि चलो गुरु जी के आगे यही अरदास करनी। गुरु जी कहते थे मंग्या ना करो मन्या करो, गुरु जी से अरदास करो। पर हम तो देखो कहते हैं ना कि जब हमारे मम्मा पापा हैं उनके ऊपर कौन है, हमारा रब। तो मैं उनको एक रब ही मानती हूँ। तो उनको मैंने एक ही अरदास करी, गुरु जी आप ही मेरे प्यो, जो करोगे तुसी करोगे, मेरे को नहीं पता। अगर आप मेरी हेल्थ अच्छी हो सके, आपको लगे कि मैं माँ बनने के लायक हूँ, मेरी हेल्थ ठीक है, तो ही आप ब्लेस करना, वरना नहीं। क्योंकि गुरु जी कहते थे मांग के लिए हुई चीज़ कभी जो होती है अरदास करो, जबरदस्ती ली हुई चीज़ कभी पूरी नहीं होती है। तो मैंने ऐसे कुछ सत्संग सुने थे, इसलिए मेरे अंदर डर था कि मैं जब गुरु जी से यही अरदास करती थी कि गुरु जी जब आपको मेरी हेल्थ सही लगे ना तो मुझे ब्लेस करना बेबी, तभी करना, उसके अलावा मत करना, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। बस ये अरदास करनी। और ऐसे करते 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 छोटे छोटे बहुत बीच में सत्संग और भी हैं इसके साथ, मैं आपको भी सत्संग शेयर करूँगी। ऐसे ही हम लंच कर रहे होते थे तो मैं इनको दिखाती थी, तो कुछ रोटी में ओम आना, तो रोटी पे इनको कहते थे ये तो तू ऐसे ही इमेजिन कर रही है। तो मैंने एक दो बार ऐसे कहा तो ये कहते थे नहीं मैं नहीं मानता, जब क्लियर आएगा तो मैं मानूंगा। तो एक बार मैंने कहा देखो रोटी पे मैं, कहते नहीं मैं नहीं मानता। हर बार इन्होंने ऐसे कह देना। एक बार मैंने ऐसे ही लंच कर रहे थे फिर से, तो एक साइड मेरे ऐसे कबर्ड में एक अलमारी साइड थी, तो मैंने वहाँ पे छोटे से कबर्ड के अंदर गुरु जी का बनाया था मंदिर। तो मैंने उनको ऐसे गुरु मंदिर का वो गेट ओपन करा, मैंने बोला गुरु जी आपकी बेटी की बात तो मानते ही नहीं है, आपका बेटा टंडा पुत्तर मेरी गल ते मनता ही नहीं है। तो तुसी ना इन्होंने चंगा जा एक बार क्लियर जा ओम दिखाओ, जे तक मेरी गल मनणगे, तुसी मनते ही नहीं है मेरी गल की ओम अगर जब उनको क्लियर से दिखाओगे ना तो मेरी बात मानेंगे। तो कहते हैं ना जो कैसे आप बोल रहे हो आपको पता नहीं कि क्या मांग रहे हो, गुरु जी ने कैसी बातें पूरी कर देते हैं हमारी। हम तो बिना मतलब बोल रहे कुछ भी मांग लेते हैं। तो गुरु जी ने ऐसी जब मैंने रोटी खा रहे थे रात को तो उसमें ओम आ गया। नेक्स्ट डे हम अपना मैंने देखा, मैं कहा ये मेरे गुरु जी हैं, देखा रोटी ओम आ गया ना, ये है मेरे गुरु जी, इनको दिखाया। कहते वाह सच में कितना क्लियर ओम था। ऐसे करते थे। नेक्स्ट डे हम कुछ मार्केट गए थे अपना, तो वहाँ पे हम वेजिटेबल्स खरीदे, फ्रूट्स खरीदे। ऐसे अपने कोकोनट लेकर आए जो ब्राउन कलर का होता है, उसमें तोड़ने लगे। तो मेरी मदर ने बताया उसको थोड़ा भून लिया करो तो ताकि इजली निकल आता है उसका। तो मैंने ऐसे किया उसको गैस पे थोड़ा भूनने के लिए रखा। तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं आप रहने दो मैं आके तोड़ दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। ये मुझे तोड़ने के लिए आने लगे, तो जैसे हम वो कपड़ा लेके उठाने लगे, गर्म था, बर्नर के ऊपर रखा था गैस पे, तो उस पर जो सेक लगा था ब्राउन, वो थोड़ा ब्लैक से ओम बना आ गया। तो मैंने कहा देखो ये है मेरे गुरुजी। इस तरह मेरे को बहुत बार गुरुजी ने ओम दर्शन करवाए। फिर एक बार ऐसे करते 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 हम फिर दोबारा कुछ टाइम बाद सत्संग सुन रहे थे, और इस दिन संडे का दिन था। ये अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और हम सत्संग सुन रहे हैं साथ में। और सत्संग सुनते सुनते मेरे टीवी में लगा हुआ था बड़ा सा यूट्यूब पे, तो मैं ऐसे लेती थी गुरुजी ओल्ड सत्संग, तो ऐसे लेते थे सर्च करते सुनते रहते थे हम। तो कोई भी सत्संग प्ले हुआ तो सुनने लग जाते थे। और जब वो सत्संग कोई सुना रहा था तो उसकी साइड में ना गुरुजी के स्वरूप आते थे। तो एक बार बहुत अलग सा स्वरूप आया, गुरुजी का सिर्फ फेस था और ऐसे राइट साइड नजर आ रहा था, बहुत क्लोजअप था फेस। और जो गुरुजी की आईज के इतनी वाले हिस्से के नीचे एक छोटा सा बेबी का पिक्स बना नजर आया। तो मैंने अपने अंकल से कहा देखो, मैंने पोज किया उनको, मैंने कहा देखो जरा पास आके, क्या ये एक आइस के नीचे को आपको कुछ गुरुजी का पिक नजर, वो बेबी का पिक नजर आ रहा है? तो इन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि हाँ जी मुझे तो वही लग रहा है। मैंने अपनी मदर से बात शेयर करी, मम्मा कहते हैं मेरी कि हाँ है तो सही, बट ये क्या है हम नहीं समझ सकते। क्योंकि हम कहते हैं ना, जहाँ हमारे गुरुजी कहते थे इफ एंड बट ना, जब अपनी चप्पलें बाहर उतारते हो ना, शूज सैंडल्स, तो अपनी इफ एंड बट बाहर छोड़कर आया करो। जहाँ कहते हैं कि हमारी सोच खत्म होती है वहाँ पे गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो मैंने एक बार फिर भी, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने फिर भी अपनी आंटी से पूछने लग गई, एक गुरुजी की ओल्ड सत्संग आंटी है, उनसे पूछा, मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे करके ना एक पिक में गुरुजी के स्वरूप में यहाँ पे छोटा सा बेबी का पिक नजर आया, इसका क्या मीनिंग है? तो कहते कि यानी तो गुरुजी तुम्हें साइन दे रहे हैं कि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलने लगी हैं या तुम्हारे घर में किसी की कोई गुड न्यूज़ आने लगे। तो ऐसी मेरी
सिस्टर है, रियल सिस्टर, उसकी कभी नहीं। इनके रियल ब्रदर के घर में भी उन्होंने तो शायद कुछ भी ना उन्होंने मतलब बात की, ऐसा कोई चांस नहीं थे। तो मुझे लगा नहीं, ना मेरी देरानी के है ना मेरी सिस्टर के है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें नहीं पता किसी की होगा, हमारा भी तो कोई चांसेस नहीं थे क्योंकि मेरे अंदर फाइब्रोइड बन चुका था, तो सिस्ट भी था, सिस्ट में कंसीव नहीं हो रहा था, पॉलिप था। मतलब हमने सोच में समझ नहीं आता कि सिस्ट है कि पॉलिप है कि फाइब्रोइड है। हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। मेरे अंकल मुझे कहते, मैं तब भी थोड़ा डामाडोल होती थी, मेरे अंकल कहते थे कि कोई बात नहीं, तो गुरुजी की बच्ची है, जो गुरुजी करेंगे अच्छे ही करेंगे। क्योंकि मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आना, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, पर इन्होंने मुझे बोला कोई बात, तो परेशान मत हो, गुरुजी कहते हैं ना सब सही हो जाएगा, चंगा ही होएगा जो भी होएगा। तो ऐसे करते 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 सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। फिर हमें पता भी नहीं, हमने भूल भी गए कि वो पिक नज़र आई थी गुरुजी का क्या साइन था। ऐसे करते 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 इनका अपना जॉब पे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, अपना इंजॉय भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। करते करते कभी क्लाउड के अंदर ओम नज़र आना मुझे, कभी एकदम फ्रेग्रेंस आना। और एक बार गुरुजी की मुझे कार भी नज़र आई, इस पर लिखा हुआ था गुरुजी, स्टिकर लगा था और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी स्टिकर लगा। मैं क्लिक करने लगी तो कहते हैं ना, नहीं क्लिक करनी तो नहीं क्लिक होनी। ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम हो गया। और एक बार अप्रैल का टाइम था 21 में, मुझे डेट नहीं याद, सॉरी, बट मुझे एक बार ड्रीम में आए गुरुजी। तो मैंने एक बार बोला, मतलब मन में ड्रीम में आया, तो मैंने इनको अपना ड्रीम सुबह शेयर किया मॉर्निंग में कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम में आए हैं। तो गुरुजी मैं मत्था टेकने जा रही हूँ। गुरुजी कैसे मत्था टेका है, गुरुजी कह रहे हैं जा, चिंता ना कर, ऐसे बस कहा और कुछ नहीं। मैं अपना मत्था टेक का वापस आ गई, कुछ नहीं हुआ, बस गुरुजी नज़र आए। ऐसे करते करते मैंने इनको बताया, हमने शुक्राना करा। ऐसे मई आ गया और तब डेट थी 7 मई। और मेरे हस्बैंड ना, जैसे इनकी 1 नवंबर को इनका बर्थडे आता है, तो ये फर्स्ट हम डेट बहुत लकी मानते हैं। मेरा 9 जनवरी को आता है, तो 9 डेट बहुत लकी मानते हैं। 22 हमारी एनिवर्सरी डेट है, तो हम बहुत लकी मानते हैं। 31 मई गुरुजी का समाधि दिवस है, तो हम बहुत लकी डेट मानते हैं। 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे है, जन्म तो दिन का है, तो हम उस दिन बहुत मानते हैं कि गुरुजी का बर्थडे। तो ऐसे इनके लिए 7 लकी बहुत डेट थी। तो जब मैं एक जगह रेंट ले रहे थे घर पे भी, वो भी हमने 7 तारीख हम शिफ्ट किए थे 5 को। तो हमने वो जो इनकी स्लिप करती थी उनकी, हमने रोज घर का रेंट देना पड़ता था, हमने 7 तारीख लिखवाई कि अपने कि भैया हमने 7 तारीख लिख देना आप हमारी इसमें पर्ची में। तो उन्होंने 7 तारीख लिख दी। ऐसी कई चीज़ों में हमारा नंबर नोट करना 7 आ गया, तो हम बड़े खुश होते थे कि हमें ब्लेसिंग्स मिल गई गुरुजी की। तब इनको 7 मई को जो इनको सत्संग शेयर आएगा, वो सत्संग मेरा सुनाएंगे अपना मेरे अंकल, जो इनको ड्रीम में आए थे, वो कैसे आए थे ये बताएंगे अब आपको। हाँ, मेरे को 6 तारीख को जब हम रात को सोए तो एक बार मतलब आफ्टर 12 मिडनाइट मुझे ड्रीम में जो नज़र आया, मैंने सुबह उठ के इनको शेयर किया। तो डेट और ऑब्वियसली चेंज हो चुकी थी, 7 मई शुरू हो चुका था, तो इसलिए 7 नंबर मैं बहुत ज़्यादा एक अपने आप को मानता हूँ कि मेरे लिए लकी रहा है हमेशा। और वो 7 मई को ही मेरे को जो ड्रीम आया उसमें मैंने देखा कि गुरुजी मेरे को दर्शन दे रहे हैं, कहीं सत्संग चल रहा है, बहुत बड़ा समागम, वहाँ गुरुजी बैठे हैं ऊपर सिंहासन पे, मैं उनका आशीर्वाद लेने उनके सामने जा रहा हूँ, उनके पास पहुँचता हूँ। तो गुरुजी ने वहाँ मेरे को, जिसको कहते हैं ना कि डिवाइन प्रसाद के फॉर्म में मीठा बताशा वो देते हैं मेरे को, और कहते हैं कि सबको गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, तो उनके वो वाइट कलर का बड़ा बताशा आता है मीठा वाला, वो मेरे हाथ में ऐसे रखते हैं, मैं अपने दोनों हाथ ऐसे फैला के लेता हूँ और मन में सोचता हूँ कि तो बहुत सारा प्रसाद गुरुजी ने दे दिया है। फिर मैं अपने आसपास और भी लोगों को उसमें से प्रसाद बांट रहा होता हूँ। तो इस तरह से मेरा वो ड्रीम था, एक तरह से ब्लेसिंग्स थी मेरे को। फिर मैंने सुबह उठ के अपना ड्रीम अपनी आंटी के साथ शेयर किया। फिर आंटी ने अपनी मम्मा को भी बताया कि ऐसे ऐसे ड्रीम में गुरुजी आए हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार आप वहीं अपने घर में सत्संग कर लो सत्संग। तो जो हमारे घर के ऑनर जो थे, हमारे लैंडलॉर्ड थे, उनके साथ उनको हमने बोला कि हम सत्संग कर रहे हैं अपने घर। तो हमने सिर्फ उनकी फैमिली को बुलाया और हमने एक छोटा सा सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया।
सिर्फ उनके वो भैया भाभी और उनके दोनों बच्चे थे और हम दो थे। बस हम 6-7 तो लोग थे। गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग्स करनी थी, तो मैंने फटाफट गुरुजी का स्वरूप सजाया, लगाया, सिंहासन सजाया गुरुजी का, और मैंने उनको कहा कि आपने आना है कि हमारे गुरुजी का ऐसे सत्संग करा रहे हैं। तो जैसे हाँ, मैं इतने उत्साह से ऐसे करने लग गई। मेरे अंकल भी बड़ी जल्दी में फटाफट करना हमने किया। चाय प्रसाद ऐसे जल प्रसाद जैसे अपना चलता था। इन्होंने तो पहली बार सत्संग अटेंड किया था घर पर, तो इनको पूरा पता नहीं था। जब जैसे जैसे सुना मैंने करा मेरे साथ, मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। तो गुरुजी की आरती भी करी हमने। ऐसे उन्होंने भी बहुत अच्छे से जो था सत्संग अटेंड किया हमारा, जो मेरे लैंडलॉर्ड थे। फिर उसके बाद जैसे गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स हो रही थी। ऐसे मतलब कंसीव भी नहीं हो रहा था बेबी मतलब मेरा, तो क्योंकि मेरी डॉक्टर ने तो कह दिया था कि गो टू IVF और अडॉप्ट। बट हम दोनों भी रेडी नहीं थे कि सब कहते थे हमारी भी एज भी किया है, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कोई बात नहीं, तो भी मस्ती का टाइम है जैसे हम कह देते हैं कि अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी, कोई बात नहीं, होते रहेंगे बच्चे, मतलब ऐसे भी कह देना। और एक तरफ से मेरा मन भी होना, जब मैं किसी बच्चों को देखती तो मेरे को लगता था कि काश मेरा भी खुद का बेबी हो। मैंने इनको एक ही चीज़ कहनी अपने अंकल को कि सुनो यार, मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी वो सब चीज़ें फील करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अडॉप्ट करना। घर में भी बात होती थी तो मेरा मूड भी ऑफ होता था। सब कहते थे कि चलो, मतलब मेरे लॉस कहते थे कि पेरेंट्स कि चलो एक बार तुम वापस कभी भी जब आओगे तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरी क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, काफ़ी फाइब्रोड बढ़ रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे मंथली में। ऐसे ऐसे करते करते मैं काफ़ी वीक भी हो गई थी, हीमोग्लोबिन कम हो गया था। पर मेरे कहते ना गुरुजी शायद हमारे कष्ट हमारी काट रहे थे। गुरुजी कहते थे 90% तो मैं काट दूंगा, 10% तुम खुद काटो। पर 10% में से भी हम खुद काटने वाले लायक नहीं हो सकते, तब भी गुरुजी हमारा साथ देते हैं। गुरुजी कहते तो कुछ तो तुम करो, मैं हूँ तुम्हारी उंगली पकड़ के मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। फिर तो हम जब वहाँ पे थे रवांडा में, मेरा 1 साल कंप्लीट होने को आ रहा था जॉब का, तो इनकी हेल्थ को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हमें इंडिया वापस जाना है। अब हम बाहर नहीं रहेंगे, अभी पहले ट्रीटमेंट कराएंगे। तो फिर मैंने अपनी कंपनी में बात करके वहाँ से वो जॉब में रिज़ाइन दिया और हम इंडिया वापस आ गए। जून 2022 में हम इंडिया वापस आए। और इंडिया आके फिर मैंने यहाँ इंडिया में ही दिल्ली में दूसरी कंपनी में जॉब सर्च कर ली, और नोएडा में, और वो स्टार्ट करी। और तब तक हमने यही सोचा था कि दिलप्रीत मेरी आंटी वो भी मेरे साथ जॉब कर लेंगी नोएडा में ही, तो हम यहीं सेटलमेंट अपना करेंगे आगे रहने का। और 1 महीना मेरी जॉब को हो गया था और इन्होंने भी साथ में स्टार्ट कर दी थी, ट्रेनिंग चल रही थी इनकी भी। और मैंने सोचा था चलो होम्योपैथिक मेडिसिन लेती रहूँगी, जो मेरी वहाँ पे नहीं आ पाई थी, यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी ताकि मेरा अच्छी सी मतलब ठीक हो सके कि मैं अब ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। ये था 2 ऑपरेशन के बाद काफ़ी डर गए थे हम भी कि अब तीसरा ऑपरेशन नहीं कराएंगे हम, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ही कंटिन्यू करेंगे। हम एक बार अपने होम टाउन कानपुर भी आए, वहाँ से सब इनकी मेडिसिन ली, सब लेके फिर हम गए दिल्ली वापस। मेडिसिन इनकी खाई नहीं थी, अपना कंटिन्यू कर रही थी, और साथ में जॉब की ट्रेनिंग में भी जा रही थी मेरे साथ ये। और इनकी ट्रेनिंग के अभी 7 या 8 दिन ही हुए थे पूरे, तो इनको थोड़ा सा लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वहाँ ट्रेनिंग रूम में भी घबराहट होती है, बहुत गर्मी से लगती है, पसीना आ रहा है, फुल AC भी चल रहा है। और मैं अपनी मम्मा से, अपनी मदर इन लॉ से बात करती हूँ, उनको बताती हूँ कि मेरे को ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे वीकनेस सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे को चक्कर आ जाएंगे, वॉमिटिंग आ जाएगी, बट आती नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और AC फुल चल रहा है और रूम भी बहुत छोटा था, ज़्यादा मतलब भी नहीं थे, हम शायद 10-12 लोग होंगे, पर तब भी मुझे कुछ घबराहट हो रही है, क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा था। और शायद मेरी फिर मदर कहती है कि तू वहाँ पे थी बाहर, तो तुझे शायद इतनी वो नहीं थी, आदत नहीं है कि काम करने की वहाँ पे, क्योंकि हम 2 जने थे, अपना आराम से मस्ती में रहना, कोई इतना काम वाम भी नहीं लोग उठता था हमारा। तो यहाँ पे भी हमारा जो जर्नी थी, सुबह अपना 9 आवर्स का शिफ्ट होता था, कंप्यूटर ट्रेनिंग होती थी ऑफिस की, और 1.5 घंटा में आने में, 1 घंटा जाने में, और सुबह उठने में जल्दी, तो मेट्रो में हमारा आना जाना होता था। तो ऐसे ही शायद मेरे पेरेंट्स कहते थे वो आदत नहीं है वो सर्वाइव करने की। और जून का महीना है, तो देखो शायद गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है,
तो बीच में उन्होंने कहा, मेरा फेस से देखते हुए मेरी मदर इन ने कहा, मेरी सिस्टर भी कहने लगी तू अपना एक बार चेकअप करा ले, टेस्ट कर ले, कोई नहीं बात करके गायनी से। तो मैंने अपनी गायनी दीदी से बात करी, डॉक्टर से जो कानपुर में थी, उनसे क्या हमेशा मैं शुरू से टच में रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझाना, उनका करना, उनकी बातों को सुनना मुझे ठीक लगता था, जो मुझे कहती थी। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे सब चीज़ें मेरे बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला एक बार तुम दिल पे टेस्ट कर लो घर पर। ऐसे मैंने जब टेस्ट किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 11 जुलाई था, तब मैंने टेस्ट किया तो मेरा पॉजिटिव आया। सो मैंने उनको पिक लिख करके भेजी, तो मेरी डॉक्टर कहती हैं कंग्रेचुलेशंस दिलप्रीत, यू कंसीव कर चुकी हो, इट्स अ मिरेकल। तो मैंने कहा ओ, मैं मतलब वो चीज़ देखते हुए हमें विश्वास नहीं हो रहा था तब भी कि मेरे को कंसीव हो हम गया। प्रिपेयर्ड नहीं थे, कि माइंड में बिल्कुल नहीं था कि इनका हो जाएगा ऐसे इतनी जल्दी कंसीव, क्योंकि सब चीज़ें चल रही थी, मेडिसिन चल रही हैं, अंदर पॉलिप भी है, कभी सिस्ट बन रहा है, कभी और फाइब्रोइड उन बन चीज़ों गई। में डॉक्टर कहती थी कि आप IVF के लिए ट्राई करो, मुश्किल लग रहा है। तो लेकिन हमने फिर भी हम विश्वास अपना बनाए रखा गुरुजी पे, हम पाठ करते रहे, गुरुजी के भजन सुनते रहे, सत्संग गुरु जी सुनते का रहे, अमृत हमने नहीं छोड़ा बिल्कुल। अमृत पीते रहे। तो करते करते अब जुलाई 2020 कब 22 में आए ना, 22 में हम जुलाई वापस आए थे, 2022 जुलाई में जून में जून वापस आ में। गए थे। जुलाई में इनको जब टेस्ट हुआ तो पता लगा कि हाँ अब कंसीव हो गया, तो प्रेगनेंसी मैंने स्टार्ट हो गई है। मेरी डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए, तो मैं जब अपना दिल्ली में मम्मा के घर थी, तो मैंने 12th को जाके अपना वहाँ पे हॉस्पिटल गई, जन चेकअप कराया। मैंने वहाँ पे देखा बेबी मेरा था छोटा सा, अल्ट्रासाउंड में मैंने अपना बेबी की वॉइस सुनी, बेबी का वो छोटा सा पॉइंट देखा, तो मैं इतनी खुश की, मतलब ये मेरे बेबी, मैं बहुत एक खुश भी थी, और एक समझ नहीं आता, मतलब एक होता है ना कि हमें नहीं पता चल रहा है कि ये मेरा ही खुद का बेबी है, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या मेरा बेबी मैं कंसीव कर चुकी हूँ। मतलब एक तरफ मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब हम दोनों एक अनप्लान्ड था हमारा, कि हमें नहीं पता था, और एकदम ही हमें समझ भी ना आया कि करना कैसे चाहिए। मैं तो जॉब कर रही थी, मैं इधर, ये मेरे हस्बैंड नोएडा में। तो फिर ऐसे जब हमने अपनी फैमिली वालों को बताया, तो मेरी फैमिली में सब बहुत खुश हुए, मेरी खुद की फैमिली और मेरी इन लॉज फैमिली बहुत खुश हुई। तो ऐसे करते करते मेरी इन लॉज फैमिली भी और गुरु जी के साथ अटैच हो गई। उसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट रह गया, मैं थोड़ा सा बैक में जाती हूँ। जब हम वहाँ पे थे, तो मेरे हस्बैंड कहते थे, एक ही अरदास करते थे, काश गुरुजी आप, मैं जब दिल्ली जाऊँ, इंडिया जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे अपने गुरुजी के दर पे बुला लेना, मंदिर बुला लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी के बिना बुलाए हुक्म के बिना नहीं होता। गुरुजी, मतलब वहाँ तक पहुँचते मैंने उनको बताया था अपने अंकल को, कि मैं भी कभी कभी जब जाती थी मैरिज से पहले, तो हम कई बार वापस आ जाते थे, गुरुजी का नहीं हुक्म होता था, आधे रास्ते से या वहाँ तक पहुँचते हुए दरबार बंद हो जाते थे, तो हमें वापस आना पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड अरदास करते थे कि काश मुझे गुरुजी बुला लेना, मैंने वहाँ पे आपके दर पे जरूर आना है मत्था टेकने। तो जब हम जून में वापस आ रहे थे, तो इन्होंने मेरे माँ पापा से बोला कि पापा आप मुझे लेके चलना गुरुजी के मंदिर। तो पापा ने बोला कि हाँ बेटा चलो चलेंगे, कोई बात नहीं। तो हम जून में आए हैं, 15 जून को हम लैंड करे हैं इंडिया में। तो 17 में हम गुरुजी के मंदिर भी चले गए, वहाँ पे हमने माथा टेका, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। बट वहाँ पे तब बैठने का सिस्टम नहीं था, तब मैं, मेरे अंकल और मेरे मामा पापा गए थे, माथा टेका, हमने बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ रख के हमने लंगर प्रसाद किया, तो वहाँ बैठने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे हम। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम गए तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे करते करते जब हमारा पता चला, जब मैंने अपने अल्ट्रासाउंड कराया 12th को, तो वो तो गुरुजी के अपना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया, तो गुरुजी ने मतलब कहते ना कि कब बेबी ब्लेस करना, कैसे किया, तो हमें नहीं खुद पता था। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें टाइम आया कि मतलब कि कब का आपका कंसीव है, तो 1 मंथ 2 वीक्स हमारे हो चुके थे मेरे को कंसीव किए हुए। तो मतलब ये मान ली एकदम शॉकिंग भी लग रहा था और हैप्पी भी थे, एक अनप्लान था, इसलिए कि हमें मतलब फर्स्ट टाइम मदर फादर बन रहे हैं इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम के उस बाद। पॉइंट पे हमें वही गुरुजी के जो हम सत्संग सुनते थे, उसमें जब संगत बताती थी कि गुरुजी कहते थे कि डॉक्टरी फेल कर दी, तो हमारे साथ भी एक तरह से वही हुआ कि डॉक्टरी फेल ही हो गई थी और गुरुजी ने हमें बेबी ब्लेस किया।
और हम इसके लिए बहुत शुक्राना हमेशा गुरुजी से करते रहते हैं। तब ऐसे मेरे जो इस तरह इन-लॉज से थे वो कानपुर में हमारी थे। लाइफ में चेंज आया बहुत बड़ा। मेरे इन-लॉज जो कानपुर में थे वो मेरी गायनी डॉक्टर से मिलने भी गए, ताकि एक बार हम फिर भी मतलब फेस टू फेस बात कर आए कि मेरी कब मतलब उनको वो भी खुश भी थे कि मतलब अपनी कब मैं उनको वापस आऊँ, कब मेरा हेल्थ चेकअप हो जाए, सब सही है कि नहीं है। जैसे वो उनको खुशी भी थी और चिंता भी थी, मतलब मेरी केयरिंग भी करते थे। तो उन्होंने मुझे उनसे बात करने गई मेरी जो गायनी से, तो वो कहते हैं उनको, गायनी मेरी जो डॉक्टर है वो कहती हैं कि मेरे मम्मा पापा को, ये तो आंटी अंकल ये तो मिराकल हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब कोई चांस नहीं था दिलप्रीत की कंसीव कर लेगी, ये तो इसको मैंने आईवीएफ के लिए और एडॉप्ट के लिए बोल दिया था। तो गुरुजी ने कैसे बुलाना होता है ना, गुरुजी ने कैसे करना होता है, तो गुरुजी ने कर दी थी डॉक्टरी फेल। तो हमें तब मैं माइंड किया कि हमें एक बार जब हम सत्संग सुन रहे थे, उसमें हमारा गुरुजी के आइस के नीचे जो बेबी आया था वो हमारे लिए ही था, कुछ साइन था। पर जब हमें अक्ल नहीं थी, गुरुजी का हमें साइन का नहीं पता था। तो गुरुजी ने ऐसे करते करते हमें वो साइन जब हमारे लिए ही दिया था, हमें ही ब्लेस कर रहे थे गुरुजी ने। शायद वो धीरे धीरे मेरी जो मेडिसिन होम्योपैथिक भी नहीं आ पा रही थी, वो जो आ भी गई वो भी ठीक मतलब नहीं कर रही थी, तो शायद वो धीरे धीरे उसको मेरी हेल्थ को ठीक कर रही थी। तो गुरुजी ने ऐसे से मुझे ठीक करा। मेरी फिर प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं अगस्त में इधर आ गई थी, अगस्त के एंड में। अब मतलब रखड़ी की बात में मतलब कानपुर आ गई, लॉस के पास रही। मेरे हस्बैंड नोएडा में जॉब कर रहे थे। तब मेरे मामा पापा भी जनकपुरी में शिफ्ट हो गए थे, उनको कुछ काम वापस यहाँ पे अमृतसर आ चुके थे वो भी, तो वो परमानेंट शिफ्ट हो चुके थे। तो मैं वहीं रही, मैं अप एंड डाउन नहीं कर सकती थी, डॉक्टर ने मुझे मना करा था। तो मेरे हस्बैंड आते रहते थे मुझसे मिलने के लिए। थोड़ा मुझे उदास भी रहती थी इससे। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मैं थोड़ा उदास थी क्योंकि मैं हस्बैंड को नहीं चाहती थी कि दूर रहे मुझसे, तो कभी कभी परेशान होना। तो इन्होंने मुझे हिम्मत देनी, मैं बोलती थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कर दिया कि जब उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी लाइफ में इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, गुड न्यूज़ दी है, मेरी झोली भर दी है, तो आपको मुझसे दूर क्यों कर दिया। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान मत। तो उन्होंने, गुरुजी ने हमें दूर नहीं किया, शायद ये भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा गुरुजी ने। अगर गुरुजी ने आपको इधर रखा है, मेरे को उधर रखा है, तो कुछ अच्छा ही होगा इसमें। तो मैं आपसे मिलने आता रहता। तो ये ऐसे ही कभी कभी मेरे पास 10 डेज़, कभी 15-20 डेज़ बाद में से मिलने आना इन्होंने। इस तरह करते करते मेरे 9 मंथ्स तक मुझे मिलने आते रहे। मैं डरती थी कि प्लीज़ आप मतलब बेबी होने से पहले आ जाना, तो कब होगा हमारा बेबी। तो मतलब इस तरह करते करते, और मेरी प्रेगनेंसी लाइफ में देखो कईयों को जब प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं उनको वॉमिटिंग, स्मेल, मेरे को गुरुजी ने ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे को कभी चक्कर आना, ना मुझे वॉमिटिंग आना, ना मुझे कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह रहना, किसी के पैर में स्वेलिंग, कुछ नहीं। मतलब मेरे इन-लॉज ने मुझे केयरिंग भी बहुत अच्छी करी है और काफ़ी मेरा मतलब अच्छा रहा जर्नी। मैंने खूब इंजॉय की अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। तो मैं इनसे हर बात शेयर करना, खूब ना रहना मस्ती में, ऐसे करते करते जुलाई में सॉरी मार्च 2023 में इनका टाइम पूरा हो रहा था, 9 मंथ्स। तो हमने फेब जब स्टार्ट हुआ, फेब का महीना, तो हम दोनों के मन में ये आने लग गया था कि कौन सी डेट होगी हमारे बेबी की, बर्थडे कौन सी होगी। तो इनका मन में आता था कि 1 हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरा भी 1 नवंबर है, और तो बेबी का भी मतलब फर्स्ट हो जाए बेबी का मार्च। 1 मार्च में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, इनको डेट अच्छी लग रही थी वो। तो फिर जब हम अपने डॉक्टर से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन से ही करवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे पेन नहीं आ रहा था, लेबर पेन नहीं पेन। आ रहा था। तो फिर हम गए 1 मार्च को थे डॉक्टर के पास। तो उसी दिन सेम डे हमने डिसाइड कर लिया था कि ओके आप एडमिट कर लो और हम आप सीजन 28 को आए थे ना, 28 तो फेब को मैं 28 वापस आया को ये था वापस दिल्ली आए से, थे। और 1 मार्च को डॉक्टर ने बुलाया था। तो सेम डे हमने फटाफट डिसाइड किया जल्दी से, और इनका उन्होंने ऑपरेट कर दिया था। और बेबी 1 मार्च को हमारा बेबी बॉय हुआ। गुरुजी ने ब्लेस तो किया, गुरुजी ने हमारा बेबी ब्लेस किया। गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया हमको। और जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। हम रोज़ डेली शुक्राना करते हैं गुरुजी का, पाठ करते हैं, वाहिगुरु जी से अरदास करते हैं कि
और गुरुजी से अरदास यही रहती है कि हमेशा साथ रहे हमारे, आगे भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स देते रहे। और इस तरह से हम दोनों की एक मेरी जो जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई वो दिलप्रीत के आने के बाद शुरू हुई। मैं एक सिर्फ जरिया थी, जो गुरुजी जैसे कहते थे ना कि मतलब मैं तो कुछ नहीं होती हूँ, पर गुरुजी ने मुझे से इनके घर भेजा, मेरी मैरिज इनके साथ हुई, तो मैं जब सत्संग में जाती थी मतलब सुनना करना तो इन्होंने ही मेरे को करा। ऐसे ऐसे करते करते मैं इनके साथ ज़्यादा अटैच हुई। एक छोटा सा सत्संग मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं मार्च में जब मेरे को जाना था, तो सॉरी मार्च के दिन जब मेरे को मतलब सत्संग में अटेंड करना था, तो मतलब गुरु जब बेबी बॉय हमारा हुआ, जब इन्होंने ये देखा कि जब हम हॉस्पिटल में थे, यहाँ पे बेबी बॉय के हमारे उसमें त्रिशूल बना आ रहा था और ओम बना आ रहा था, तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया मैं। तो अभी भी कभी कभी मतलब ओम यहाँ पे बना आता है और त्रिशूल बना आता है, इस तरह गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग्स देते आ रहे हैं। तो आपसे यही करती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते थे हमेशा पहले हेल्थ है, फिर वेल्थ है, फिर रिलेशन है, फिर फाइनेंशियल है। तो गुरुजी से ये अरदास करते हैं, गुरुजी हम सबकी हेल्थ अच्छी रखना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतन गुरुजी। शुक्राना जी। जय गुरुजी।